बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एनएमडी कैट फिजिक्स की एक एमसीक्यू सीरीज लगा हूँ स्टार्ट करने के, जिसके अंदर मैं आपको एनएमडी कैट सिलेबस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये सीरीज की पहली वीडियो है, तो आपने इन तमाम एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखनी है और आपने अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई डाउट आपका है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की जानिब। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। ये न्यूट्रल है हमारे पास, ये पहली बात याद रखनी है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर। तो नेट चार्ज बताएं स्फीयर पे क्या होगा, तो हमने कहा जी नेट चार्ज जो है वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये आपके पास एक स्फीयर है। आप अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर रखोगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगी, ये पोलराइजेशन हो सकती है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज के होने से यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगी, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो नेट चार्ज है वो सेम ही रहेगा। तो चूँकि वो पहले ही न्यूट्रल है तो इस चार्ज की वजह से वो स्टिल न्यूट्रल ही रहेगा, तो इसीलिए नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। दूसरा सवाल है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इनसाइड अ होलो स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस। तो टोटल फ्लक्स आपने बताना है। तो हमने कहा जी जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होता है वो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, या वो चार्ज जो इनसाइड है। तो जो चार्ज बाहर पड़ा हुआ है उसका कोई अमल दखल ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा ये गलती कर सकता है कि वो कहेगा जी देखें नेट चार्ज ज़ीरो हो गया। नहीं, ये आपने नहीं देखना। हमने गॉसेस लॉ के अंदर ये देखना होता है कि अंदर स्फीयर के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। तो जो इनसाइड वाला चार्ज है उसकी वजह से जो है वो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए हमने कहा कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बीटा ऑप्शन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है सवाल आप देख सकते हैं। फिगर शोज 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। इफ एफ ए, एफ बी एंड एफ सी आर द फोर्सेज ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू एट द पोजीशन ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो आपने बताना है जी रिलेशन। अब हमें पता है जो कूलम फोर्स है उसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है, इनवर्स के लॉ को ये फॉलो करता है। तो यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस ए है ये डिस्टेंस थोड़ा है और बाद में ये डिस्टेंस बी और सी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट चूँकि सेम पोजीशन पे लिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ए है ये ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एफ बी। और एफ बी और एफ सी सेम इसीलिए हैं क्योंकि इनका इस टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सेम लिया गया है। तो इसीलिए अब आप देख सकते हो कि जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगी वो बन जाएगी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि ना फिगर अ क्लोज सरफेस इनक्लोजेस 2 ऑफ द 4 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो देखिए जी दो जो आपके पास पार्टिकल्स हैं ये इसके अंदर हैं और दो जो हैं वो बाहर हैं। तो हमें कहा गया है कि इस पॉइंट P के ऊपर, ये जो पॉइंट P आपको देख रहे हैं, इस पॉइंट P पे आपने बताना है कि विच ऑफ द पार्टिकल कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो चारों ही पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चारों चार्जेस ही कंट्रीब्यूट करेंगे और चारों चार्जेस चूँकि पॉजिटिव हैं तो यहाँ जो टोटल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी के क्यू वन ओवर आर वन का स्क्वायर प्लस के क्यू टू ओवर आर टू का स्क्वायर, के क्यू थ्री ओवर आर थ्री का स्क्वायर, इसी तरह के क्यू फोर ओवर आर फोर का स्क्वायर। तो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, अगर आपको ऑप्शंस में इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म पूछी जाए तो आपने ये भी बता देनी है। और मेन कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये एक तरह से सुपर पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि तमाम जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फील्ड है वो एडअप हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास डेल्टा ऑप्शन है कि चारों ही जो चार्ज हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये आप देख सकते हो। सवाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सवाल है और ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है और ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी डायग्राम वाला सवाल है। ये देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि फिगर शोज 3 पाथ्स अलोंग विच वी कैन मूव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको आपने 3 डिफरेंट जो है वो रास्तों से आपने मूव करवाना है। तो ये जी पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में। एक साइड इंफॉर्मेशन थी, वहाँ लिखा हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का, हम तब भी कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। हमें पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो आप जिस मर्जी रास्ते से इस चार्ज को मूव करवाएं तो हमें पता है कि वर्क डन जो है वो सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तीनों पाथ्स के अंदर जो वर्क डन है वो सेम रहेगा। राइट ऑप्शन आ गई हमारे पास सी ऑप्शन। इसके बाद ये नेक्स्ट हम एमसीक्यू की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 ये आप देख सकते हैं। A charge q is placed at the center of line joining two equal charges q. The system of 3 charges will be in equilibrium if q is equal to. बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसकी डिस्कशन मैं यहाँ पे डिटेल में करवाता हूँ। ये जी आपके पास 2 चार्जेस हैं, ये q चार्ज है, एक ये q चार्ज है। इनके दरमियान जी कोई डिस्टेंस है d। अब आपको कहता है कि अ चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस q। ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं और यहाँ सेंटर पे मैंने एक चार्ज जो है वो q मैंने रख दिया है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो वो है d/2, चूँकि सेंटर में है। यहाँ से देखेंगे तो ये भी क्या है, d/2। अब इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फोर्सेस लेनी कौन सी हैं, तो ये देखिएगा, एक फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा, इसको आप F1 फोर्स कह सकते हैं। एक फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा, इसको आप F2 फोर्स कह सकते हैं। तो जो F1 फोर्स है प्लस F2 फोर्स इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स ये दो ही बन रही हैं, इन दोनों का सम है। अब जो F1 आपने लेना है वो क्या होगा, हमने कूलम लॉ पढ़ा हुआ है, वो होता है K Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास, बल्कि यहाँ पे ये स्मॉल q नहीं है ना, क्योंकि हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये भी q है। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, K Q ओवर हमने कहा जी d का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं F1 एज K Q स्क्वायर ओवर d का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आप F2 को भी लिख लें, आप देख सकते हैं F2। तो F2 क्या होगा, ये होगा K स्मॉल q कैपिटल Q ओवर d/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो d/2 है। हमने कहा था ये हाफ में पड़ा हुआ है, मिड में पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आया d/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू Q ओवर d स्क्वायर बाय 4। हमें पता है इस 4 ने ऊपर आना है, तो ये बन गया F2 इज इक्वल टू 4Q कैपिटल Q ओवर d स्क्वायर। यहाँ तक आप देख लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर आपने क्या कहा था कि F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0। तो अब आप लिख सकते हो कि आपके पास F1 है K Q स्क्वायर ओवर d स्क्वायर प्लस 4Q और यहाँ पर आ गया कैपिटल Q ओवर d स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया Q स्क्वायर ओवर d स्क्वायर इज इक्वल टू -4K स्मॉल q
कैपिटल Q ओवर डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल, K से K कैंसिल, कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल, तो यहाँ बच गया एक कैपिटल Q और यहाँ बच गया -4Q। उसने हमसे छोटे q की वैल्यू पूछी है, स्मॉल q की, इसकी वैल्यू, तो इसके लिए ये बन जाएगा -Q/4। तो ये इसका आंसर है। ये आप डिटेल में देख सकते हो, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। तो सवाल को एक दफ़ा दोबारा से आप पढ़ लो ताकि तसल्ली हो जाए कि सवाल में क्या कहा था उसने, कि जी एक चार्ज स्मॉल q है, प्लेस किया है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। उसने कहा कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स क्या है आपके पास 0। तो आपने स्मॉल q की वैल्यू बतानी थी। तो ये देखें जी, डिटेल में सॉल्यूशन आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने। इसको थोड़ा सा मैं ये देखें, ज़रा जूम इन कर दिया मैंने, ये आप देख सकते हो। इस सवाल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। इस तरह के सवाल एमडी कैट में आप लोगों को आ सकते हैं। इसके बाद जब हम अगले सवाल पे जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो ये काम की बात है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होगी। तो गिवन कंडीशन आपके सामने है, एफ ई शुड बी इक्वल टू वेट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, हमें पता है वो होती है क्यू ई के, और वेट होता है एम जी के। क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं जी आप। तो ई चाहिए, तो ई के लिए आप सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, बन गया एम जी ओवर क्यू। उसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं एम जी ओवर ई। तो आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक बनती है। तो हमने कहा जी ये बीटा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपके पास आंसर है। इस तरह का आपको एफएससी में भी आ सकता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट्स। तो इस सवाल को गौर से सुनना और समझना है, स्टेप बाय स्टेप इसको आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। सवाल बहुत मज़े का है। पहले ना हम सवाल को समझते हैं कि सवाल में कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड लाजमी करना है। इलेक्ट्रॉन है जी, उसका मास एम ई है, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब वी आई क्या आ गया, इसका 0 आ गया। मूव टू अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई क्या है, ई यूनिफॉर्म है, किस में, ये टाइम t1 में मूव करते हैं। अब प्रोटॉन है जी, उसका मास mp है, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या आ गई, 0 आ गई। टेक्स टाइम t2, ये t2 टाइम लेता है, मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये डिस्टेंस आ गया जी कांस्टेंट, और ई भी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको भी याद रखिएगा। निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द रेशियो ऑफ T2 ओवर T1 इज नियरली इक्वल टू। तो हमने ये रेशियो बतानी है T2 ओवर T1 की। ओके, तो ये सवाल आप अपने सामने देख सकते हो। मैं इसको मिटाऊंगा, यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए मिटाते नहीं है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, हमें टाइम की रेशियो चाहिए, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम इन चीज़ों पे सोचें तो मैं कहता हूँ कि अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, जो कि एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये चीज़ होगी 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन गया, इकट्ठा ही सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा ये ना कहना कैसे हुआ है। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आ जाएगी। 2s डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास a। ओके, ये आप देख सकते हो कि ये टी की इक्वेशन बन गई, मतलब आप टी को इससे रिलेट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि उसने कहा डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस को आप कर दें निगलेक्ट, क्रॉस कर दिया कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, और 2 वैसे कांस्टेंट है, इसको भी आप कर दें निगलेक्ट। अब आपके पास आ गई एक्सेलरेशन, लेकिन सवाल में एक्सेलरेशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है। तो हमने कहा अब हम क्या करें, इस एक्सेलरेशन की कोई ऐसी फॉर्म बनाएं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सके, कोई इस तरह से आ सके, बाकी पैरामीटर्स। तो अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपके पास, हमें पता है कि वो वेट के इक्वल होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू ई, और वेट होता है आपके पास
एम जी लिख लें, इसको आप एम ए लिख लें, क्योंकि यहाँ पे ए है तो मैं इसको ए लिख रहा हूँ, नॉट एन इशू। अब जनाब आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना है, तो एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई ओवर एम, ये देखें। तो अब आप इस ए की जगह पर ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो मैं ये सारा जो है मिटा के यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ज़रा इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो मैं अब इक्वेशन जो लिख रहा हूँ इसको आपने समझना है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि भाई ये बन गया t इज इक्वल टू, ऊपर था कांस्टेंट, ऊपर भी कांस्टेंट था क्योंकि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, नीचे के आ गया a, और a की वैल्यू है क्यू ई ओवर एम। मुझे पता है कि इस m ने ऊपर चले जाना है, तो ये आपके पास बन जाएगा t इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, ऊपर आ गया m और नीचे आ गया q और e। अब अगली बात समझनी है, सवाल में क्या दिया हुआ था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस पे क्रॉस लगा दो, मतलब इस पे डिपेंडेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चूंकि चार्ज सेम होता है तो इस पे भी डिपेंडेंस खत्म होगी। अब आप गौर से देखो तो सिर्फ आपके पास टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट ऑफ एम पे। तो उसने सवाल में क्या पूछा है, उसने कहा जी कि T2 से T1 की रेशो निकालो। अब जो T2 है वो दिया हुआ है उसने मास ऑफ प्रोटॉन, और T1 दिया हुआ है उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा भाई रेशो फिर इसके इक्वल आएगी। अब यहाँ पर चूंकि अंडर रूट नहीं है, हमें पता है कि जो अंडर रूट है ये होता है 1/2 की पावर के इक्वल। तो इसीलिए अब हमने देखना है कि एम पी ओवर एम ई। तो ये देखें जो आपके पास बीटा ऑप्शन है ये है एम पी ओवर एम ई, और साथ पावर आ गई 1/2, मतलब इस सवाल की जो राइट ऑप्शन है वो ये बनेगी। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, थोड़ा सा इसको जो है रिवर्स में जाके एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सवाल इस तरह से हल होना है। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का सवाल है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का सवाल है, इसको भी हम क्रैक करते हैं कि इसके अंदर यहाँ दिया क्या हुआ है। तो देखें जी, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया जी उसने 10 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं, हैज़ अ पोटेंशियल वी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। वो कहता है जी कि रेडियस 10 है लेकिन जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो वी है। अगर हम इसको बनाएं तो हम कह सकते हैं कि देखें जी ये एक स्फीयर है, ये रेडियस आ गया आपके पास टोटल, और ये मिड पॉइंट पर ये 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कोई वी है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 है। ओके, अब वो हमें कह रहा है कि आपने पोटेंशियल बताना है किसी पॉइंट जो कि उससे 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल देखें ये 10 था, यहाँ पे 10 है, ये 5 और यहाँ पर आ गया 15। ये तो हमने रेशो बतानी है, ये आप सवाल देख सकते हो। अब यहाँ पर जो आपने कंसेप्ट याद रखना है वो कौन सा है, ज़रा गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें पता है कि आपके पास जो एक स्फीयर होता है, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा नीट बना देता हूँ जी, इनटू शेप ले लेते हैं हम। ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है इस तरह से एक जो आपके पास स्फीयर होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। इस सवाल के अंदर यही उसने गड़बड़ देने की कोशिश की है। अब हमें पता है कि ये सेंटर से इसकी सरफेस तक जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट होगा, ये आपने भूलना नहीं। अब उसने आपको जानकर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के लिए कहा, तो चाहे 5 सेंटीमीटर हो, 6 हो, 7 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, थ्रू आउट यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो v ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होना। हाँ, लेकिन जब आप इससे बाहर जाएंगे तब पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, हमें पता है। और आपने ये ग्राफ भी पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि भाई सरफेस तक जो पोटेंशियल है, सरफेस तक जो पोटेंशियल है r तक, वो रहता है कांस्टेंट, और उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इस तरह मैंने यहाँ बताया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये स्टोरी ये है कि भाई ये कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन अब इक्वेशन कैसे बनानी है। तो इक्वेशन अब आपने ऐसे बनानी है, ये देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है, तो आप लिख सकते हैं v1 ओवर v2 शुड बी इक्वल टू r2 ओवर r1। अब जो v1 है वो तो आप इसको v कह लें, और v2 की वैल्यू आपको मालूम करनी है। r2 की वैल्यू है 15,
और R1 की वैल्यू है 10। अब ये सवाल है कि ये 10 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया। तो मैंने आपको बोला है कि आपने रेडियस को कंसीडर करना है। आपने यहाँ पर जो पॉइंट है 5, 6, 7 उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने इस सवाल के अंदर, इस तरह के सवालों में रेडियस देखना है टोटल, क्योंकि वो थ्रू आउट जो है उसने कांस्टेंट रहना होता है, इसलिए हम 10 ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया 3/2। आपको V2 चाहिए, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V2 किसके इक्वल आ गया, 2/3V के इक्वल आ गया। तो ये आप देख सकते हो राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा बनता है, इसका बीटा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स अराउंड अ सर्कल। वही ये देखें जी, एक सर्कल आप ले लें, ये एक सर्कल है आपके सामने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं बाहर, 10 इलेक्ट्रॉन्स या कहता है जी इक्वली स्पेस्ड है, ये आप देख लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा बन गया तो उसके लिए सॉरी, ये मतलब इक्वली स्पेस ही होंगे। तो कहता है जी कि हमें पता है कि जब कोई चार्ज बाहर पड़ा होता है तो वो एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस होती है, और इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे यहाँ वोल्टेज रहती है कांस्टेंट। जो वोल्टेज बाहर होती है वही वोल्टेज अंदर होती है, बाहर भी और अंदर वोल्टेज सेम। लेकिन जो इनसाइड है, इनसाइड चूंकि चार्ज नहीं है इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो याद रखिएगा कि एक आपके पास एक चार्ज स्फीयर हो जिसकी सरफेस पे चार्ज पड़ा हो, तो जितना पोटेंशियल बाहर होगा उतना पोटेंशियल ही अंदर होगा, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। यही आपने गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं। तो इसीलिए उसने यही पूछा कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में बतानी है। तो हमने कहा जी यहाँ पर V तो ज़ीरो नहीं है लेकिन E ज़ीरो होगा, तो आप राइट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो आपके पास बीटा ऑप्शन बन रही है ये बिल्कुल जो है वो सही ऑप्शन बन रही है, ये आप देख सकते हो, यही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस लेक्चर का पार्ट 1। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आपने अपना कीमती फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको इन MCQs की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।